न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजेगा राम नाम। पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राम कथा होने जा रही है। जी हां, कथावाचक मुरारी बापू सुनाएंगे रामचरितमानस। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने आमंत्रित किया है इन्हें। यूएन के सदस्य देश राम कथा में शामिल होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश की है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इंडिया कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा है, और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जा रहा है। इस्लाम के और हिंदुइज्म की बात करें, लेकिन अब अगर यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कवानीन बदल रहे हैं। जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा। एक ये टच भी तो अब आ गया ना। इस तरह के काम जो हैं वो डिप्लोमेटिक, मुझे नहीं मालूम है, चूँकि डिप्लोमेसी के बारे में जो कुछ जानते हैं वो अब्दुल बासित साहब जानते हैं, लेकिन ये एक तरीक़ाकार होता है कि आप दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करते हैं। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते हैं, ये जो मल्टीलैटरल वर्ड है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी आउटरीच स्टैब्लिश कर सके और दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है वो एक जो ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इंडिया अपने आप को ये बात कर रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके वो कैंडिडेट है। वहाँ पे मैंने देखा है जिस तरीके से इंडियंस जो हैं वो बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी उनके ओहदे, बड़े बिजनेस वहाँ पे करते नजर। एक्चुअली उसमें ये डिफरेंस है हम में और उनमें कि हमारे मुल्क में एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, इलिटरेसी ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। यूएन में मोरारजी बापू लगभग 9 दिनों तक राम कथा का वाचन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यूएन में खुद ब खुद अपने मर्जी से जा रहे हैं या भारत बुला रहा है, नहीं। यूएन की तरफ से मोरारजी बापू जो कि एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको इनविटेशन दिया गया। उस इनविटेशन को मोरारजी बापू ने एक्सेप्ट किया। लगभग 192 देशों के सामने 9 दिनों तक राम कथा का वाचन होगा और राम नाम यूएन में गूंजेगा। और क्या चाहिए। और आपको पता ही है कि हिंदुत्व ही एक ऐसा धर्म है, मैं प्राउडली कहता हूँ, जो पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को अपना भाई मानता है। और कोई धर्म मजहब में आप नहीं सीखोगे कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है, भाई है, बंधु है, नहीं। जानवरों से भी प्रेम करना, पक्षियों से भी प्रेम करना, पेड़ पौधों से भी प्रेम करना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही बताता है। और तो ऐसे ऐसे मजहब मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामिक जो रेडिकलाइज किस्म का जो रूप है इस्लाम का, वो तो ऐसे ऐसे अगर आज के आज इस्लाम कबूल करो, नहीं तो सर गया तुम्हारा, पूरी की पूरी फैमिली खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे, इस्लाम कबूल कर लो। ऐसे ऐसे लोग हैं। 72 उरों के लिए किसी के पास फट जाओगे, काफिर को जान से खत्म, हमें 72 उरे चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो नो डाउट वो सनातन धर्मी है और उसकी शिक्षा है। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधि कहेंगे जय श्री राम। 9 दिनों तक चलेगी मोरारी बापू की राम कथा। वैश्विक भाईचारे की भावना का वो संदेश देंगे वहां पर। इससे पहले आपको बता दें 2023 में योग दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया, लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। सो इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ये एक माइलस्टोन है। अच्छा, अगर देखा जाए इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल सिस्टम का कैसे हिस्सा बन रहा है और किस तरह अपना इन्फ्लुएंस प्ले कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो इससे पहले ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इंडिया इससे पहले यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल कर चुका है अपनी सॉफ्ट पावर के लिए, और वो किस तरह, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल योगा डे। अच्छा, जो इंटरनेशनल योगा डे है, मेरा ख्याल है कि वो हर साल 21 जून को जो है वो उसको वो करते हैं और जिसे वो कहते हैं कि मनाया जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई हुआ तो करेक्ट कर दीजिए। अक्सर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, तो छोटा मोटा लफ्ज अगर की इधर उधर हो जाए तो वो कहते हैं लो जी तू है कहता है जनाब, ये तो इस तरह था। तो 21 जून को आई थिंक जो है वो ये एक इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले अगर देखा जाए तो 21 जून से पहले देखा जाए तो आपको ये भी पता होगा कि इंडिया जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से ही नॉन वायलेंस डे भी मनाता है। दैट इज एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी का जो एक है, उनका जो पर्सपेक्टिव था नॉन वायलेंस का, वो भी मनाता है। एंड वो 2 अक्टूबर जो है
ठीक है जी, जो कि बर्थडे थी महात्मा गांधी साहब की, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है मनाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अच्छा, इससे हम बोलते हैं, अगर मैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज को, इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि आपने एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पकड़ा, उस इंस्टीट्यूशन को आपने अपनी वैल्यू स्ट्रक्चर बताया और कहा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ये हमारी तारीख रही है। हम फिर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड भी रखा है काफी देर और एक पॉलिसी रखी, हालांकि सपोर्ट तो लेते रहे लेकिन नॉन अलाइंड रखा। तो वो जो एक पॉलिसी है, वो जो बड़े बड़े जार्गन्स हैं, बड़े बड़े जो लफ्ज हैं, उनका इस्तेमाल जब इंडिया करता रहा तो उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम तो नॉन वायलेंस हैं, क्योंकि गांधी साहब ये कह रहे थे, तो इट वाज अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। सेकंड जो चीज है, जैसे मैंने योगा का बताया, तीसरी ये जो यूएन पीस कीपर है, चौथी बॉलीवुड है, लेकिन मैं उसको भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि सॉफ्ट पावर है, लेकिन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल है। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल है, मैं समझता हूं, जिसकी वजह से भारत को एक ग्लोबल आउटरीच मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश की है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इंडिया कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा है, और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जा रहा है। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते हैं, ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी आउटरीच स्टैब्लिश कर सके और दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है वो एक जो ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इंडिया अपने आप को ये बात कर रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके वो कैंडिडेट है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको वो वैल्यूज, वो स्ट्रक्चर, वो सिस्टम समझना पड़ेगा जिसमें इंडिया अपना रोल प्ले करेगा और दुनिया को बताएगा हम क्या कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, अगर हम हिंदू, क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की और हिंदुइज्म की बात करें, ये तीन रिलीजन ऐसे हैं जिनके फॉलोअर बिलियंस में है। हिंदुइज्म के 2-2.5 बिलियंस के करीब है, मुसलमान 4 बिलियन से ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी तो पूरी दुनिया में नंबर फर्स्ट पे आता है। लेकिन अब अगर यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कवानीन बदल रहे हैं। जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा। एक ये टच भी तो अब आ गया ना मैम। देखें, ये आप पूरे इस्लाम को ना इसमें करें। हाँ। सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में, ये बड़ा मुनाफिक सा रीजन है जिस रीजन में हम रहते हैं। ये भी है कि मतलब पिछले साल अगर आपको याद हो, कतर में हुआ था ये ओलंपिक जो फुटबॉल का मैच हुआ था, वहाँ पे उन्होंने सारे कहा था कि मतलब शराब भी आप नहीं लेके जा सकते, जाकिर नाइक को भी बुलाया था, पहले तालीम देते थे, तो उसकी मुनासबत से इंतकाम लेने के लिए उन्होंने ये किया कि इस बार हम भी इस तरह करते हैं कि इनको हिजाब भी नहीं छोड़ेंगे और जो हमारी अपनी कंडीशन होगी जिस तरह कतर ने इंतकाम ले रहा है फ्रांस। अच्छा, इसमें ना डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी भी हैं ना, उन्होंने जो है जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने में और स्पेशल उन्होंने जो वॉर एंड टेरर के बाद मुसलमानों का जो एक इमेज उन्होंने अपने माइंड में बनाया हुआ है वो टोटली बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सही तरह एंटिसिपेट नहीं किया कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। एक कुछ जो है हादसात हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुसलमानों के हाथों भी हुए हैं और उनकी साइड से भी हुए हैं, तो वो कुछ मिस्टेक्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान जो है टोटली खराब है। लास्ट में हम यही मैसेज दें कि हर रिलीजन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसी हो, हर रिलीजन के मानने वालों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। सिंपल इज दैट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे पास तुम्हारा दीन है, हमारे पास हमारा दीन है, ठीक है। हम किसी को, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हाउ व्हाई यू कॉल्ड हिम अ पीस मेकर, he is called peacemaker because his policies, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने किसी को जंग के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाना, जो सरेंडर कर दे उसको नुकसान, ये हमारा इस्लाम है। चंद एक लोग, चंद एक खिता अगर इस्लाम को सही नहीं कर रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उस बेस पे पूरे इस्लाम को आप यानी कि टारगेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप
जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आर्टिकल नंबर 36 है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, वो तमाम माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इंश्योर करवाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट हमेशा पहले माइनॉरिटीज़ को राइट्स को रखती है और बाद में जो है अपनी स्टेट के अवाम का बिहेवियर उनकी तरफ कुछ अच्छा नहीं है माइनॉरिटीज़ की तरफ। हाँ, क्योंकि कुछ इलिटरेट पीपल हैं यहाँ जिनको इस चीज़ के बारे में। दोस्तों, हमेशा से भारत ने पूरी दुनिया को एक भाईचारे के रूप में देखा। इसीलिए अगर आप देखो तो भारत की जो हिस्ट्री रही है, जब से स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया तब से भारत ने कभी किसी देश पे अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ तो आप देखिए चाइना ने भारत पे अटैक किया, यहाँ आप देखिए पाकिस्तान जिनकी कोई औकात नहीं उन्होंने भी भारत पे अटैक किया। लेकिन आप देखिए भारत ने ना कभी नेपाल पे अटैक किया, ना कभी भूटान पे अटैक किया, ना कभी बांग्लादेश पे अटैक किया, ना कभी पाकिस्तान पे अटैक किया, ना कभी तिब्बत को कब्जा करने की कोशिश की, ना श्रीलंका को लेने की कोशिश किया भारत ने। क्या अगर भारत चाहता तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये क्या थे? भारत ने जैसे ही एटॉमिक पावर बना तैसे इन सबको ऐसी तैसी करके कब्जा कर लेता। लेकिन नहीं, भारत सबको भाई मान के चलता है। भारत कहता है यार पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, कब्जा वब्जा की नीति ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी भी रही है, ताकत भी रही है। कमजोरी इसलिए रही है कि सारे हमारे पड़ोसी नेपाल भी हमें हल्के में लेते हैं, बांग्लादेश जैसे देश भी हल्के में लेते हैं, जबकि औकात उनको पता है कि क्या है भारत के सामने। लेकिन फिर भी नेपाल आंख दिखा देता है। मुझे तो हंसी आती है, नेपाल आंख दिखा देता है भारत को ठीक है, बांग्लादेश आंख दिखा देता है। वही वाली बात है कि अब हमारी पॉलिसीज ही कुछ ऐसी नहीं हो, वरना अगर पाकिस्तानी टाइप का माइंडसेट होता भारत का तो भारत तो खुद बर्बाद हो ही रहा होता वैसे, और पूरे खित्ते की ऐसी तैसी अटैक वटैक करके चलता। चाइना वाला माइंडसेट होता पाकिस्तान का तो मुझे लगता है पूरा का पूरा साउथ एशिया ही कब्जा कर लेता भारत। अगर चाइनीज माइंडसेट होता ना तो ये म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारे भारत के हिस्से होते अगर चाइनीज माइंडसेट होता। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। ये होनी चाहिए भाई चाइनीज मानसिकता, तभी देश दुनिया डरेगी। लेकिन ये सॉफ्ट पावर है कि भारत बहुत शांत है, हमारा जो मजहब, हमारा जो धर्म है वो कितना शांत है, सनातन है, और वो तो पूरे दुनिया को भाईचारा वाली बात। और यूएन में भी अब मोरारजी बापू राम कथा कहेंगे, और क्या चाहिए।